हमारा टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड चैप्टर है कीमोथेरेपी का, जिसमें प्रोटीन सेंस इनहिबिटर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन सेंस इनहिबिटर होते हैं, सबसे पहले इसकी देख लेते हैं ये काम कैसे करते हैं। ये जो हमारे पास प्रोटीन सेंसिटिव हो रही थी, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, वो सबको पता है। ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं बताता। जो ट्रांसलेशन है, असल में ये क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन के स्टेप को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जो राइबोसोम में आपको ट्रांसलेशन के लिए तीन चीज़ें चाहिए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के पास वो मैसेज होता है जिससे हमने अमीनो एसिड को सीक्वेंस वाइज अटैच करना है, वो मैसेज मैसेंजर आरएनए के पास होता है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम के ऊपर होता है, तो फिर क्या होता है, वो राइबोसोम के ऊपर सारे अमीनो एसिड इकट्ठे होते हैं, वो तरतीब के साथ जो है बाइंड बनाते बनाते क्या होता है, प्रोटीन बन जाती है। और उन अमीनो एसिड के लेकर कौन आते हैं, वो ट्रांसफर आरएनए। ये आपको सारा पता है, मैं इसके बारे में नहीं बताता। सिंपल हम जो है ना एक एक जब ड्रग करें उस वक्त मैं आपको ये ज़्यादा एलिब्रेट कर दूंगा। ठीक है, प्रोटीन सेंस इनहिबिटर की बात करें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो हमारे पास तीन होते हैं। स्पेक्ट्रम की बेस पे हम क्या कहते हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है, स्पेक्ट्रम की बेस पे है। तो स्पेक्ट्रम की बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, तीन डिवीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, फिर हमारे पास होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, और फिर हमारे पास मॉडरेट स्पेक्ट्रम होते हैं। तो हमारे पास तीन इसकी डिवीजन आ गई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये फर्दर हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो तरह की ड्रग्स आती थी। एक हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन। क्या है टेट्रासाइक्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। आज हमने यही से मैं वीडियो में टेट्रासाइक्लिन को करना है। इसके बाद हम क्लोरमफेनिकोल को करेंगे। क्या है, क्लोरमफेनिकोल है, क्लोरमफेनिकोल है, ये हम नहीं करना है। फिर मॉडरेट स्पेक्ट्रम है हमारे पास कौन सी, इसमें भी दो ड्रग्स आ जाती है। एक हमारे पास मैक्रोलेड्स है। क्या है, मैक्रोलेड, असल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और कीटोलेड बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, कीटोलेड तो सेकंड वीडियो में ये दोनों करेंगे। थर्ड वीडियो में हम क्या कर लेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम कर लेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या आ जाते हैं, लेकोजामाइड आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, लेकोजामाइड आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेप्टोग्रामिन आ जाते हैं, स्टेप्टोग्रामिन। और इसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ क्या आ जाती है, ऑक्सैलिड, क्या आ जाते हैं, ऑक्सैडोलिडिनोल। क्या है, ऑक्सैडो सॉरी ऑक्सैजो है, ऑक्सैजोलिडिनोल, ऑक्सैजोलिडिनोल आ जाता है। ठीक है, ऑक्सैजोलिडिनोल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास तीन स्पेक्ट्रम हो गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की। ठीक है, बगैर अपना टाइम जाए कि हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल के वीडियो में पढ़ना है। तो हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन की बात करें, किसकी, टेट्रासाइक्लिन की। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है, ये काम कैसे करती है, सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये क्या कैसे काम करता है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि मैसेंजर आरएनए आता है, उसके बाद मैसेज होता है जो कि डीएनए उसको मैसेज देता है मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। वो क्या करता है, हमारे पास ये राइबोसोमल लार्ज, आपको पता है जो होते हैं दो राइबोसोम की यूनिट होते हैं, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। लार्ज जो सब यूनिट होता है वो 50S होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट वो क्या होता है, 30S होता है। तो ये सब यूनिट आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनके पास मैसेज क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का मैसेज होता है। ठीक है, ये इस तरह होता है। फिर इनके ऊपर के क्या होते हैं, एक तीन तरह के इस तरह क्या बने होते हैं, डिवीजन बनी होती है। ठीक है, साइड्स बनी होती है। इसका हम कहते हैं ए साइड कहते हैं, इसको क्या है, ए साइड कहते हैं, इसको कहते हैं पी साइड कहते हैं, इसको है हम ई साइड कहते हैं। ए साइड क्या होता है, जहाँ पे अमीनो एसिड टीआरएनए आके लगना है, वो टीआरएनए जो ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को, उसने आके इधर लग रहा है। पी साइड पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ई साइड पे क्या होता है, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं वो यहाँ से एग्जिट होता है। ये सारी चीज़ अपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने वैसे पढ़ी हुई है। ठीक है, ट्रांसलेशन में। अच्छा, क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 30 सब यूनिट, पहले आपने ये याद रख रहे हैं, ये जितनी भी प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर है वो मोस्टली सारी क्या करती है, 50S सब यूनिट पे लगती है। ठीक है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन आपने याद किया 30S पे याद किया। कैसे याद करें, टी से बनते हैं 30 और 3T से आपने याद करें टेट्रासाइक्लिन। ये क्या करती है, बाइंड करती है किसके साथ, 30S के साथ। उसके साथ बाइंड करने से क्या करती है, यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड आते हैं, ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जो होता है आपको पता है इसका थोड़ा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। वो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, यहाँ पे अमीनो एसिड को लेके आता है और यहाँ पे अटैच होता है मैसेंजर आरएनए पे। ठीक है, सीक्वेंस साइज। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफर आरएनए के इधर ट्रांसफर है ना, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देता है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ, क्या कहते हैं, बाइंडिंग ऑफ, किसकी बाइंडिंग, टीआरएनए की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, किसके साथ, टू एमआरएनए
राइबोसोम कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स बना हुआ है ना, इसके साथ इसको अटैच नहीं होने देते, सिंपल ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। जब ये ट्रांसफर आरएनए नहीं अटैच होगा तो अमाइनो एसिड ही नहीं आएगा, क्योंकि अमाइनो एसिड इसके इधर लगा होता है। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, असल में ये डायग्राम थोड़ी ऐसी होती है। तो ट्रांसफर आने यहाँ पे अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होता है, तो यहाँ पे इसकी जब ये इसको आने ही नहीं देंगे हम, तो क्या होगा, जब अमाइनो एसिड नहीं आएगा तो प्रोटीन क्या कैसे बनेगी, क्योंकि प्रोटीन का आपको पता है अमाइनो एसिड मिल के क्या बनाते थे, अमाइनो एसिड डिफरेंट मिल के क्या बनाते थे, प्रोटीन बनाते थे। इस तरह प्रोटीन सेंसिटिव इनहिबिटर हो जाती है। अच्छा मज़े की बात यह है कि जितनी भी प्रोटीन सेंसिटिव पढ़नी है ना इनहिबिटर, वो हमारे पास मेमेलियन सेल या ह्यूमन सेल पे अटैक नहीं करती, सिर्फ क्या कहते हैं बैक्टीरिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ह्यूमन सेल पे तो आपको पता है कि राइबोसोमल के जो 30 और 50 नहीं होते, बल्कि उसमें क्या होता है 60 और 40 होते हैं, ठीक है, राइबोसोमल यूनिट। इसलिए चूंकि राइबोसोम डिफरेंट है, इसलिए इनका इफेक्ट नहीं होता मेमेलियन सेल पे। लेकिन आप याद रखें जो हमारे पास इंसानों में मेमेरियल्स और ह्यूमन में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके पास भी अपना राइबोसोम है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम इस राइबोसोम जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है उससे मिलता जुलता है। इसलिए इनके थोड़े से टॉक्सिक इफेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम पे आ रहे होते हैं, ठीक है। ये आगे मैं बताऊँगा आपको। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये किस किस ऑर्गेनिज्म को ये अटैक करेंगे, तो स्पेक्ट्रम ग्राम, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन, तो सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ आ जाते हैं, ठीक है, और माइकोबैक्टीरिया वगैरह आ जाती है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम आ गया, और इसी तरह स्पायरोकिट के बारे में लिखो, स्पायरोकिट, ये 4 बेल आपने याद रखें, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, कहाँ का इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो आपने याद रखें ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एवरी टिश्यू, ठीक है, ये पहली चीज़ आपने बात रखी है। फिर आपने याद रखी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब आपको पता है कैल्शियम कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, बोन में और टीथ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन 2 जगह पे ये ज़्यादा जाके क्या करता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फिर ये आप याद रख रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकते हैं किसको, एक तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और ये जो ब्लड बैरियर है उसको लेस क्रॉस करता है, लेकिन थोड़ा सा थेराप्यूटिक लेवल पे नहीं करता, लेस क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। फिर आपने याद रख रहे हैं कि ये टीथ और बोन में इकट्ठा होता है, तो इनकी डेवलपमेंट को क्या कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको इसके एडवांस इफेक्ट पे बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें आपने जो टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास डिफरेंट आ जाती है ड्रग्स, एक तो टेट्रासाइक्लिन खुद आ जाती है ड्रग, फिर हमारे पास माइनोसाइक्लिन आ जाती है, क्या है, माइनोसाइक्लिन आ जाती है, फिर हमारे पास आ जाती है डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फिर आ जाते हैं डेमेसाइक्लिन के एक और है, क्या है, डेमेसाइक्लिन, डेमैक्लोसाइक्लिन है, डेमैक्लोसाइक्लिन, ठीक है। ये 4-5 आ जाती है ड्रग्स इसमें। टेट्रासाइक्लिन खुद आ जाती है, माइनोसाइक्लिन आ जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन, डेमैक्लोसाइक्लिन आ जाती है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जो होते हैं आपने याद रखें, ये जितनी भी ड्रग्स है वो सारी स्क्रीट होती है यूरिन में, ऑल स्क्रीट इन यूरिन। यूरिन में क्या होती है, एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीट वाला लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक्सक्रीट, ठीक, इन यूरिन, एक्सेप्ट 2 के, एक्सेप्ट कौन सी, एक्सेप्ट माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सी और माइनोसाइक्लिन के अलावा सारी क्या होती है ये, और आपको पता है ये जो एक्सेप्ट आ गया तो इसका मतलब ये कहाँ पे स्क्रीट होगी, फीसिस के जरिए स्क्रीट होगी, ये बात आपने याद रखिए। फिर माइनोडॉक्सी के थोड़े से चूँकि डिफरेंस आते हैं बाकी टेट्रासाइक्लिन से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि माइनोसाइक्लिन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, ये आपने याद रखें, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो माइनोसाइक्लिन सबसे पहले तो याद रखिए, बाकी सारे जो है ओरली यूज़ करते हैं, ये सारी क्या है, ओरली यूज़ होती है, लेकिन माइनोसाइक्लिन को हम ओरली भी कर सकते हैं और आईवी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्सीसाइक्लिन को भी ओरली और आईवी दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने याद रखें कि ये आईवी भी यूज़ हो सकती है इसका। फिर आपने याद रखें कि ये क्या हो सकती है, थेराप्यूटिक लेवल पर इकट्ठी हो सकती है दोनों, इनको इकट्ठे ही लिख देता हूँ, माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, इन दोनों के मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों यूज़ होती है। इसके अलावा थेराप्यूटिक लेवल इनके आ सकते हैं इन CSF में क्या हो सकते हैं, थेराप्यूटिक लेवल पे इकट्ठी हो सकती है दोनों ड्रग। इसके अलावा आपने याद रख रहे हैं कि ये स्क्रीट होती है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म
लिवर में होता है मेटाबॉलिज्म इनका, और ये फीसिस में एक्सक्रीट हो सकती है, फीसिस में एक्सक्रीट हो सकती है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके जो है ये बातें होगी इसकी डिफरेंस। फिर आपने माइनोसाइक्लिन के बारे में याद रखना है कि माइनोसाइक्लिन जो है वो टीयर्स में एक्सक्रीट हो सकती है। किस में? टीयर्स में एक्सक्रीट हो सकती है। अब टीयर्स में जब एक्सक्रीट होती है तो आई की जितनी इन्फेक्शन है उसमें ये यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पे जो मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट होती है उसमें यूज़ करती है। जबकि डॉक्सीसाइक्लिन जो है, डॉक्सीसाइक्लिन इसका आपने याद रखिए, ये हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड, जो कम्युनिटी से हम लेते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, उसमें ये सेकंड लाइन ऑफ अल्टरनेटिव ड्रग है, ठीक है। ये हमें अब इसकी कर लेते हैं यूजेस के बारे में बात, इस यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ड्रग यूज़ कहाँ कहाँ होती है। यूजेस में हम इसको ना 3 डिवीजन कैंसर में इसकी बताई। मैं आपको जो लेक्चर पढ़ाता हूँ दोनों से पढ़ाता हूँ, लिपन से भी कैंसर से, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लिपन को मैं फोकस करता हूँ। तो आपके पास यूजेस जो है प्राइमरी यूजेस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और सेलेक्टिव है। प्राइमरी बेस ये स्पेसिफिक ड्रग किस डिजीज़ के लिए होती है, तो प्राइमरी ये माइकोप्लाज्मा के गैस यूज़ होती है, निमोनिया में यूज़ होती है, निमोनिया में, इसके अलावा क्लेमीडिया में यूज़ हो सकती है, क्लेमीडिया में यूज़ हो सकती है, और रिकेट्सिया में यूज़ हो सकती है। देखो ना ये सारे वो ऑर्गेनिज्म है, रिकेट्सिया जो कि क्या है, क्लेमीडिया रिकेट्सिया आपको पता है ओब्लिगेट इंटरसेलुलर है, निमोनिया और माइकोप्लाज्मा, या इसका मतलब यह है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ज़्यादा ही इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हो सकती है, इसके अलावा विब्रियो कोलेरा में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। ये इसके प्राइमरी यूजेज है। सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी यूजेज की बात करते हैं तो सेकेंडरी यूजेज इसकी क्या है कि हमारे पास अल्टरनेटिव, सेकेंडरी का मतलब क्या है, जहाँ पे ये प्राइमरी यूज़ नहीं है बल्कि सेकेंडरी इसका मतलब अल्टरनेटिव यूज़, मतलब कोई जहाँ पे दूसरी ड्रग काम ना करिए तो ये हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं। एक तो ये सेफिलिस में यूज़ कर सकते हैं, सेफिलिस में, ठीक है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी जितने भी हमारे पास इन्फेक्शन आ जाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, और एक्नी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेप्टोस्पायरोसिस लिखा हो बुक में, ये 4 है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन आपने याद करना है इसमें मेन चीज़ वो है इसके सिलेक्टिव यूज़ क्या है। सिलेक्टिव यूज़ ये साथ साथ आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव यूज़ की अगर बात करें तो इसमें सिलेक्टिव यूज़ क्या क्या आ जाते हैं, 3-4 है, वो आपने इसी तरह एमसीक्यूज़ में पूछे। ये हमारे पास क्या होती है, जीआईटी के अल्सर में यूज़ होती है। कब? जब ख़ास तौर पे जब हमारे पास एच पाइलोरी का हो, क्या, एच पाइलोरी इन्फेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टिवली इसको, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये सिलेक्टिव है ना, सिलेक्टिव मतलब जो कोई डिजीज़ है उसमें स्पेसिफिक हम टेट्रासाइक्लिन देंगे। तो जो हमने टेट्रासाइक्लिन क्लास की जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है ना उसके बारे में ये बात करूँ कि टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है वो जीआईटी अल्सर में यूज़ हो सकती है। जबकि लाइम डिजीज़ की एक डिजीज़ है, लाइम डिजीज़, उसके बारे में देख लेना। ये हमारे पास इसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती है, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होगी लाइम डिजीज़ में, टेट्रासाइक्लिन यूज़ होगी जीआईटी अल्सर में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और आ जाती है डिजीज जिसका नाम है हमारे मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट, मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट। इसमें मैंने पीछे भी पढ़ा दी कि मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट आई इन्फेक्शन है जिसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं, माइनोसाइक्लिन। तो ये 3 ड्रग के मैंने सिलेक्टिव यूजेज आपको बताती है, इसी तरह एमसीक्यूज़ में पूछ सकती है। एक चौथी डेबेसाइक्लिन जो है, डेबैक्लोसाइक्लिन कब देते हैं, जब एडीएच सिक्रीटिंग ट्यूबर होता है, एडीएच सिक्रीटिंग ट्यूबर, उसमें हम कौन सी ड्रग देते हैं, डेबैक्लोसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। ये आपने इसी तरह याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव यूज़ पूछते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है, ये लास्ट है हमारे पास, फिर एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है इनमें। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस ये हमारे पास 3-4 मैकेनिज्म है जो इसके अलावा रेजिस्टेंस आ सकती है। सबसे पहले तो अगर इसकी हम एंट्री को प्रिवेंट कर दें, क्या, एंट्री नहीं होने दें, एंट्री नहीं होगी, या फिर एंट्री जब होगी उसके बाद हम कोई ऐसी इफ्लक्स पंप डाल दें जो इसको बाहर की तरफ फेंक दे, ठीक है, ये आगे, या कुछ एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कर दे, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कर दी इस ड्रग की, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसकी बाइंडिंग को जब इंटर होगी इसकी बाइंडिंग ही नहीं होते थे, प्रिवेंट क्या करते हैं, प्रिवेंट बाइंडिंग टू 30S के साथ इसको बाइंड ही नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास क्या है, 3-4 यूजेज आ गया, ठीक है। अब लास्ट में एडवर्स इफेक्ट बात करते हैं, यूजेज तो हमने सारी देख ली, रेजिस्टेंस भी देख ली, एडवर्स इफेक्ट के साथ ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट आ गया तो इसलिए थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा हो गया, ठीक है। अब ये इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, एडवर्स इफेक्ट में क्या आ सकता है, सबसे पहले जीआईटी
टॉक्सिटी हो सकती है, DHT की टॉक्सिसिटी काज कर सकता है, जिसमें इरिटेशन और कैंडिडियासिस आपने याद रखा, ठीक है। फिर बोन एंड टीथ डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या कर सकता है, डिसकलरेशन कर सकता है। ये आपने याद रखें, डिसकलर हो जाते हैं, मोस्टली येलो कलर के टीथ हो जाते हैं जब बच्चों में ये देते हैं, ठीक है। इसे बच्चों में ये नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो है हेपेटोटॉक्सिटी कर सकते हैं, हेपेटोटॉक्सिटी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा फोटोटॉक्सिटी कर सकते हैं, फोटोटॉक्सिटी हो सकती है इससे। फिर हमारे पास क्या हो सकती है, ऑटोटॉक्सिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कान की टॉक्सिटी है, इसमें टिनाइटिस और वर्टिगो वगैरह आ जाती है, ठीक है। ये मोस्टली हमारे पास ऑटोटॉक्सिटी माइनोसाइक्लिन और डाईसाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन, ये जो दो आपस में बहनें इकट्ठी आ रही है ना, ये दोनों काज करती है ऑटोटॉक्सिटी, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में लिखा हुआ है कि ज़्यूडोटूबर सेरिब्राई, ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, प्रेग्नेंट वोमेन में नहीं देते, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देते। ब्रेस्ट फीडिंग क्योंकि ये मिल्क में भी इंजेक्ट हो सकते, जितने भी फ्लूइड है, टीयर हो गए, मिल्क हो गया, इसके अलावा जो हमारे कान में फ्लूइड होते हैं ये सब में सिक्रीट हो सकते हैं, इसलिए उसमें नहीं देते। और इसलिए चिल्ड्रन में नहीं देते, ठीक है। ये आगे ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको देख लें, छोटा सी टॉपिक के साथ साथ आप इसको अपने साथ बना लें। ये जो बुक की मैंने एक लाइन आपको करा दी, आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।